फर्स्ट ऑफ ऑल विद द आइडिया कि एक इंटरव्यू और कॉन्वर्सेशन में क्या फ़र्क है। एक सबसे पहली बात तो ये है कि अ कॉन्वर्सेशन एंड इंटरव्यू बोथ कैन बी अ टूल ऑफ स्टडी इन क्वालिटेटिव रिसर्च। इथनोग्राफिक रिसर्च में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो इसको ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इवन a completely unstructured conversation can also be a research tool। लेकिन फिर उसको आप अपनी रिपोर्ट लिखते हुए इंटरव्यू मत लिखें। आप कहें कि आई ऑप्टेड टू कंडक्ट कॉन्वर्सेशंस विद द इन्फॉर्मेंट्स। कॉन्वर्सेशन क्या है? ये अनस्ट्रक्चर्ड है और इसमें गुफ्तगू में ही एज यू आर टॉकिंग टू पीपल तो ये कॉन्वर्सेशन अपने गोल्स खुद डिराइव करती है एंड इट्स अ टू वे डायलॉग। कॉन्वर्सेशन इसलिए उसको कहते हैं कि पीपल विल ऑल्सो बी आस्किंग यू क्वेश्चंस। तो कॉन्वर्सेशन कैन बी अ टूल ऑफ स्टडी बट दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड। इट डज नॉट नीड टू हैव अ प्री डिटर्मिन्ड गोल। जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है उसके गोल सेट होते जाते हैं एंड इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन, टू वे डायलॉग। कम्युनिकेशन तो दोनों टू वे। अच्छा, अब मैंने एक जुमला बोला कि कम्युनिकेशन तो दोनों टू वे हैं, लेकिन दैट्स अ टू वे डायलॉग। अब टू वे डायलॉग और टू वे कम्युनिकेशन का भी डिफरेंस थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। टू वे कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि दोनों लोग बात कर रहे हैं। टू वे डायलॉग का मतलब ये है कि कोई भी सवाल कर सकता है। इट्स नॉट ओनली यू आस्किंग क्वेश्चंस, जो सामने वाला शख्स है वो भी क्वेश्चन कर सकता है। जबकि इंटरव्यू में इट इज़ मोर डायरेक्शनल। कम्युनिकेशन तो है लेकिन सवाल रिसर्चर की तरफ से जा रहे हैं और रिस्पोंडेंट की तरफ से जवाब आ रहे हैं। इसके प्रीसेट गोल्स हैं इंटरव्यू के, और फिर आप प्रीसेट गोल्स भी हैं और सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स भी हैं, क्योंकि आपने एक रिसर्च के पर्पस को जहन में रखते हुए, उसके गोल्स को रिसर्च को के अपने सामने रखते हुए आपने चूज़ किया है whom टू टॉक टू। तो लोग भी सिलेक्टेड हैं और गोल भी पहले से डिटर्मिन्ड है और क्वेश्चंस भी डायरेक्शनल हैं, यानी एक शख्स की तरफ से दूसरे शख्स को क्वेश्चन पोज हो रहा है और दूसरा शख्स जो कि इंटरव्यूई है इज़ एक्सपेक्टेड टू respond to the questions। and last but not the least, बहुत से लोग कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू एज सच नहीं होता, सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है। क्योंकि इंटरव्यू हम उसी को कहते हैं, लिटरेचर उसी को कहता है जिसमें आपके पास अभी हम देखेंगे कि क्वेश्चंस डेवलप कैसे होते हैं, लेकिन किसी तरीके से आपने ऑलरेडी क्वेश्चंस डेवलप किए हुए हैं एंड यू आर सीकिंग टू गेट आंसर्स। तो इट इज़ अ सेमी स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस। एंड देन अनदर थिंग टू डिटर्मिन इज के स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू किसको कहते हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू बड़ी स्पेसिफिक रिसर्च स्टडीज़ में होता है, साइकोलॉजिकल रिसर्च में होता है, और स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्सेज एंड क्वेश्चंस बोथ आर स्ट्रक्चर्ड। रिस्पॉन्स इस तरह से स्ट्रक्चर्ड होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कहती हूँ कि आपने मुझे 1 मिनट के अंदर या आपने मुझे 30 सेकेंड्स के अंदर इस चीज़ को डिस्क्राइब करना है। व्हेन आई गिव यू 30 सेकेंड्स और एट द एंड ऑफ 30 सेकेंड्स मैं कहती हूँ कि योर टाइम इज़ अप। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू गोइंग ऑन। यानी मेरा क्वेश्चन भी प्री डिटर्मिन्ड है और मैंने कोई एक एलिमेंट, या तो मैंने आपके रिस्पॉन्स की कोई डायमेंशन पहले से तय कर रखी है, या मैंने आपसे कहा है कि मुझे सिर्फ इस चीज़ के फ़वाइद बयान करने हैं, या मैंने आपसे कहा है कि बस आप अपनी टॉप 3 प्रायोरिटीज़ बता दें। इस तरह से जब मैं क्वेश्चन पोज करूं और मैंने डिटर्मिन कर रखा और टॉप 3, यानी मैंने 3 की तादाद को फिक्स कर दिया, या मैंने कहा कि आप मुझे सोशल मीडिया के सिर्फ फ़वाइद बता दें, तो मैंने फिक्स कर दिया कि आपको फ़वाइद ही बताने हैं, आप उसके ऊपर और कोई राय नहीं देंगे।
या मैंने टाइम फिक्स कर दिया। कोई भी चीज़ जब मैं रिस्पॉन्सेज में भी फिक्स कर रही हूँ और मेरे क्वेश्चंस भी फिक्स्ड हैं और स्ट्रक्चर्ड, हम इसको भी कहते हैं कि अ क्वेश्चन इज़ नरेटेड इन अ स्पेसिफिक वे, और फिर हम उसकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग देते हैं इंटरव्यूअर्स को, रिसर्चर्स को, कि आपने इसमें से कोई लफ्ज़ बदलना नहीं है, बिकॉज एवरी वर्ड हैज़ अ स्पेसिफिक मीनिंग टू इट। तो दोज आर कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़। लेकिन वो आम क्वालिटेटिव रिसर्च में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा। जो इंटरव्यू टेक्निक्स हम क्वालिटेटिव रिसर्च में देखेंगे वो सेमी स्ट्रक्चर्ड हैं। व्हेन डू वी नीड टू हैव इंटरव्यू? वी नीड टू हैव इंटरव्यू when we are having questions for which you cannot answer on the basis of literature only. ऐसे सवालों की सूरत में जिनके जवाब हमें किताबों से नहीं मिल सकता है, तो फिर हम इंटरव्यूज़ डेवलप करते हैं। Having questions for which you need to find certain people of meaning and practice. People of meaning and practice. वो लोग जो इस बात पे जिसके बारे में आप सवाल करना चाह रहे हैं उस पर कोई मीनिंगफुल रिस्पॉन्स दे सकते हैं, या उनकी इससे, इस चीज़ से, जिस फिनोमिना पे आप बात कर रहे हैं उससे जुड़ी हुई कोई प्रैक्टिसेस हैं, नॉन प्रैक्टिसेस हैं, वो लोग ढूंढने पड़े उन सवालों के लिए जो मेरे पास मौजूद है, तो फिर मुझे इंटरव्यू की तरफ जाना चाहिए। हैविंग क्वेश्चंस विच हैव फर्दर एंड सब्सिडरी क्वेश्चंस। एक इंटरव्यू करना तब ज़रूरी हो जाता है, बहुत सी किताबों में ये लिख रखा है कि आप इंटरव्यू तब कर लेंगे जब आपके रिस्पोंडेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं और वो क्वेश्चनर नहीं पढ़ सकते। यस, दैट कैन बी वन डायमेंशन, लेकिन एक्चुअली मुझे इंटरव्यू तब करना है जब सवाल के जवाब में से सवाल और जनरेट हो सकते हैं, या मेरे सवाल में और सब्सिडरी क्वेश्चंस मौजूद हैं, तो फिर मुझे इंटरव्यू करना है, क्योंकि मुझे डिटेल्स चाहिए। कुछ टर्मिनोलॉजी जब आप लिटरेचर पढ़ेंगे तो आपको मिलेगी, एक कहलाती है एलीट इंटरव्यूज़। एलीट इंटरव्यूज़ आर दोज फॉर विच ओनली 1, 2 और मे बी 3 पीपल कैन आंसर योर क्वेश्चंस, और उन लोगों से ही आपको वक्त लेना पड़ता है और उन लोगों से ही मिलके आपको उनके सवालों के जवाब मिलने होते हैं और किसी से नहीं मिलते। फॉर इंस्टेंस, इन माई PhD study, I was going to have interpretive analysis of a teacher education curriculum reform. तो मुझे वो 2-3 लोग चाहिए थे बिगिनिंग अपने प्रिलिमिनरी इंटरव्यूज़ में, जिन्होंने इसकी इनिशिएशन पे, इसके इनिशियल डॉक्यूमेंट पे काम किया था। वो 1-2 लोग ही थे और मुझे उन्हीं से टाइम लेना था और उन्हीं से बात करनी थी। तो एलीट इंटरव्यू में वो लोग होते हैं जिनकी जगह कोई दूसरा शख्स रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, कि दीज पीपल, रिस्पॉन्डेंट्स, कुड नॉट बी रिप्लेस्ड, एंड दे वर वेरी फ्यू, कुड नॉट बी रिप्लेस्ड एंड वर वेरी फ्यू, 2 या 3 लोग थे, उनके अलावा कोई नहीं है जो इन स्पेसिफिक क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते। इंटेंसिव इंटरव्यू किसको कहते हैं? इंटेंसिव इंटरव्यूज़ मोस्टली लिटरेचर में उनको कहा गया है जिनमें बड़े रिगरस या इंटेंस क्वेश्चंस हैं या सेंसिटिव काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो इसको हम इंटेंसिव इंटरव्यू कहते हैं। और इसके लिए प्रिपरेशन भी इंटेंसिव होती है और ये इंटरव्यू भी बड़ी देखभाल के, खैर आगे जो हम चीज़ें देखेंगे उसमें देखभाल ही ज़्यादा है, लेकिन इसके लिए बहुत स्पेसिफिक तैयारी आपने भी करनी है और अपने रिस्पोंडेंट को भी पहले से मेंटली प्रिपेयर करना है। इन डेप्थ इंटरव्यूज़ मैंने बहुत से थीसिस में लिख के देखा कि बच्चों ने हर इंटरव्यू को लिख दिया आई कंडक्टेड इन डेप्थ इंटरव्यूज़। इन डेप्थ इंटरव्यूज़ एक बाकायदा टर्मिनोलॉजी है लिटरेचर में, और ये तब की जाएगी यूज़ जब आप डेप्थ ऑफ मीनिंग के लिए इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, डिटेल्स के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं। और ये जो इन डेप्थ इंटरव्यूज़ हैं, जब ये कंडक्ट किए गए हैं मोस्टली, जिनकी एग्जांपल दी जाती है, तो ये ड्यूरेशन में भी लंबे हैं, क्योंकि ये एक इन डेप्थ और एक लॉन्गर कॉन्वर्सेशन है, लंबी बातचीत है। तो वो दोज आर वेरी
डिटेल्ड डेप्थ ऑफ मीनिंग तक जाने के लिए, और बाज़ दफ़ा जो इन डेप्थ इंटरव्यूज़ हैं वो 2-3 एपिसोड्स में भी किए जाते हैं। एक दिन आप मिले, आपने बातचीत की, फिर आप थोड़े दिनों के बाद दोबारा मिले और फिर दोबारा। सर्वे इंटरव्यूज़ वो इंटरव्यूज़ हैं जो कॉमनली प्रैक्टिस्ड हैं, और सर्वे इंटरव्यूज़ वो इंटरव्यूज़ हैं जिसमें आपके पास सेट ऑफ क्वेश्चंस प्री डिटर्मिंड है, लेकिन जो आपके रिस्पोंडेंट्स हैं वो ए ना मिला तो बी से पूछ लेंगे, बी ना मिला तो सी से पूछ लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने कोई टीचर्स के ऊपर बातचीत करनी है, तो अगर टीचर उस स्कूल की एक मौजूद नहीं होगी तो दूसरी से बात कर लेंगे, दूसरी मौजूद नहीं होगी तो तीसरी से बात कर लेंगे। इसमें कोई स्पेसिफिक लीड इंटरव्यू वाला क्राइटेरिया नहीं है कि वो शख्स ना हुआ तो उसके अलावा कोई बता नहीं सके। लेकिन अगर आप एक ऐसा क्वालिटेटिव रिसर्च करने जा रहे हैं विच इज़ ऑन अ बिगर फिनोमिना, इट्स नॉट अ केस स्टडी और अ सिंगल नैरेटिव और अ सिंगल बायोग्राफी, तो फिर अपने बिग क्वेश्चंस को मेक देम बिगर, मेक देम ब्रॉडर। दूसरी अप्रोच ये होती है, एक तो ये होती है कि वी बिगिन विद द बिग क्वेश्चन। दूसरी अप्रोच होती है, अच्छा बिग क्वेश्चन को फिर हम हर बिग क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करते हैं सब क्वेश्चंस में, और जो सब क्वेश्चंस हैं they should also have multiple options. They should also give you multiple options. You should not be giving options. They should have multiple correct answers. They should have multiple responses. तो फिर हम इंटरव्यूज की तरफ जाएंगे। अगर ऑलरेडी लिस्टेड ऑप्शंस या ऑलरेडी लिस्टेड आंसर्स या उनमें से एक करेक्ट आंसर हो सकता है, तो फिर हमें इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं होती, फिर हम मल्टीपल ऑप्शंस का कोई टूल डेवलप कर सकते हैं। सेकेंड अप्रोच इज़ थ्योरेटिकल अप्रोच। थ्योरेटिकल अप्रोच 21वीं सदी में इंटरव्यूज़ में ज़्यादा आई है और क्वालिटेटिव रिसर्च में ज़्यादा आई है, क्योंकि पहले ज़्यादा फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच इस तरह थी कि अभी थ्योरी डेवलप ही नहीं हुई और फिनोमिना स्टडी हो रहा है, तो फिर हमने उससे आगे चलना होता है। तो जब उससे आगे चलना होता है तो व्हाट वी ऑलरेडी हैव इज़ अ कॉन्स्ट्रक्ट एंड सम सब कॉन्स्ट्रक्ट्स। फॉर एग्जांपल, अगर मेमोरी के ऊपर काम किया जा रहा है, ह्यूमन मेमोरी के ऊपर, तो उसके सब कॉन्स्ट्रक्ट्स पहले से थ्योरी डिफाइन कर चुकी है कि एक एस्पेक्ट उसका रिटेंशन है और एक एस्पेक्ट मेमोरी की एक्सटेंशन है, और फिर इसके नीचे भी शायद कुछ एलिमेंट्स ऑलरेडी थ्योरी ने हमें दे रखे हैं। हम ये कहते हैं कि नहीं, यहाँ थ्योरी इनकम्प्लीट है या हमारे सिनेरियो को इंक्लूड नहीं कर रही, या जिस कॉन्टेक्स्ट में हम स्टडी कर रहे हैं उसको इंक्लूड नहीं कर रही, तो फिर हम जाते हैं क्वालिटेटिव इंक्वायरी में और हम जाते हैं इंटरव्यूज़ की तरफ। लेकिन कुछ थीम्स और कुछ कैटेगरीज प्री डिटर्मिंड है जिस शख्स की या एक से ज़्यादा लोगों की थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हमने उठाई है उसके साथ, तो इसको हम थ्योरेटिकल अप्रोच कहते हैं। टू बी ट्रू, ये एंड ऑफ 20th सेंचुरी और बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी में हमें ज़्यादा नज़र आती है। उससे पहले तक क्वालिटेटिव में थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क लेने का रिवाज नहीं था। तो या तो आप बिग क्वेश्चन से शुरू करेंगे और फिर उसको ब्रेक डाउन करते हुए अपने इंटरव्यूज़ तक पहुंचेंगे, या आप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से शुरू करेंगे और उसको ब्रेक डाउन करते हुए अपने इंटरव्यूज़ तक पहुंचेंगे। आपने इंटरव्यू की तैयारी के लिए लिटरेचर पढ़ लिया, कोई फ्रेमवर्क ले लिया या कोई बिग क्वेश्चंस बना लिए, तो यू आर नॉट डन येट। जिन लोगों से आपने बात करनी है, जिन लोगों की आपने राय लेनी है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में मौजूद हैं। इसलिए यू शुड आइदर ट्रेवल, और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं एक दफ़ा पहले ट्रैवल करूं और फिर मैं दूसरी दफ़ा जाऊं इंटरव्यू करने के लिए, जो कि मैंने तो अपनी स्टडी में किया था, मैंने एक पहला ट्रैवल किया था उन्हीं सूबों में जिनमें जाके मुझे स्टडी करनी थी, और फिर मैंने इंटरव्यूज़ के लिए दोबारा ट्रैवल किया था। जब मैंने पहला ट्रैवल किया था तो मैंने सिर्फ एलीट इंटरव्यूज़ किए थे, और बाकी मैंने वहाँ रह के उन इलाकों को समझने की कोशिश की थी, जो कि समझ में नहीं आते हैं बहुत जल्दी, लेकिन एटलीस्ट यू गेट योर फीट वेट। तो आप उन इलाकों में या तो ट्रैवल कर लीजिए या उसके बारे में वीडियो देखिए।
सिर्फ लिटरेचर पढ़ने से काम नहीं चलेगा। इस बात पे थोड़ा गौर कीजिएगा कि जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो हम फिर अपनी ही ज़ुबान में या ज़्यादा से ज़्यादा एक सेकंड लैंग्वेज में लिटरेचर पढ़ डालते हैं। जब आप उन इलाकों की वीडियोस देखेंगे या उन इलाकों में ट्रैवल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ की लैंग्वेज क्या है, वहाँ का कम्युनिकेशन इंटरेक्शन के तरीके क्या हैं, लोगों से मिलना कैसे होता है, लोगों से बातचीत शुरू कैसे करनी होती है, लोग अनजाने शख्स के साथ इंटरेक्शन बिल्ड कैसे करते हैं। मेक योर नोट्स, प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, क्योंकि यू आर गेटिंग to know the place and the context before you get to know your respondents. Then learn about the respondents. वो है बड़ा context. And then you get to know the respondents. जिनको आपने select किया है अपनी स्टडी के लिए, जिनको आपने अपना रिस्पोंडेंट समझा है, माना है, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन लीजिए। वो कौन है, किस एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, बैकग्राउंड क्या है, उसका सोशल इंटरेक्शन कैसा है, उसके आसपास के लोग कौन हैं और वो किन से कंफर्टेबली मिलता है, अनजान लोगों से वो कैसे मिलता है, आपने उसको कैसे अप्रोच करना है तो वो कंफर्टेबल होगा। Learn the language and communication barrier, preparing for the communication in a new and novel situation with new people जिनके साथ मेरा पहले कोई रेपो डेवलप नहीं हुआ हो। सो प्रिपेयर योर सेल्फ एज अ टूल ऑफ योर स्टडी। ये मेरा बड़ा फेवरेट जुमला है और मैं हमेशा कहती हूँ कि डू नॉट ओनली प्रिपेयर द टूल ऑफ द स्टडी बट ऑल्सो प्रिपेयर योर सेल्फ एज अ टूल ऑफ स्टडी। मुझे जाना है, लोग मुझे मिलके कंफर्टेबल होते हैं या नहीं। मैं कोई टाई लगा के सूट पहन के हाई फाई बन के जाता हूँ तो क्या लोग कंफर्टेबली मुझसे बात करते हैं? या मुझे क्योंकि आम लोगों से मिलना है, आम लोगों से बातचीत करनी है तो मुझे टोन डाउन करना है खुद को? मुझे उनके साथ कैसे मिलना है कि वो मेरे साथ ओपनली कम्युनिकेट कर सकें, हेजिटेंट ना रहें। क्योंकि हम लिटरेचर पढ़ चुके हैं, लिटरेचर से जहाँ तक जवाब मिले हैं हमने तो उससे आगे बात करनी है। क्वालिटेटिव रिसर्चर का चैलेंज ये है, क्वांटिटेटिव रिसर्चर के पास एज ये है कि उसको वहाँ से सवाल मिलते हैं और वो क्वेश्चनायर बना डालता है। क्वालिटेटिव रिसर्चर का चैलेंज ये है कि लिटरेचर पढ़ने के बाद बिग क्वेश्चन तो मिल जाता है, कोई बड़ा फ्रेमवर्क तो मिल जाता है, आपने क्वेश्चंस फर्दर बिल्ड करने हैं। तो वो जो फर्दर क्वेश्चंस बिल्ड करने हैं उसके वर्ड नहीं है आपके पास, उसकी नरेशन नहीं है आपके पास, उसको बनाने के ये दो तरीके हैं। अगर कोई मुझसे ये पूछे तो मैं क्या कहूँगी और फिर वो मुझसे और क्या पूछे, एक ये तरीका है। और दूसरा तरीका ये है, ट्रैवल देयर, मीट सम एलीट्स, की इन्फॉर्मेंट्स, आस्क 1 or 2 or 3 क्वेश्चंस मेकिंग सेंस, और फिर जब वो जवाब दें आपको तो उसमें से आपको पता चलेगा कि अच्छा अब मैंने बाकी लोगों से क्या पूछना है। एंड मीट सम कॉमन पीपल, मीट सम पीपल ऑफ रेलिवेंस। तो वो आपको बताएंगे कि अगर तुम्हें इस चीज़ पे मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। बिकॉज दिस इज़ मोर लाइक अ फिनोमिनोलॉजी गोइंग ऑन। फिनोमिनोलॉजी का मतलब ये होता है कि अभी लफ्ज़ नहीं दिए गए, अभी थेरी नहीं दी गई, या थेरी में इस पर बात नहीं हुई, तो इसलिए आपको ना वो लफाजी चाहिए कि मैं सवाल पूछूंगा क्या मेरे। अब हम आगे चलते हैं कि जो हमारे इंटरव्यू प्रोटोकॉल्स हैं उसकी बेसिकली 2 कॉपीज़ तैयार होती हैं। एक रिसर्चर्स कॉपी होती है और एक इंटरव्यूज़ कॉपी होती है। जो रिसर्चर कॉपी है मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि जिस बिग क्वेश्चन के लिए ये इंटरव्यू हो रहा है वो रिसर्चर जो, यानी मैं जो इंटरव्यू लेने वाला है, उसके डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा हुआ हो आपका बिग क्वेश्चन, बिकॉज दैट शुड स्टे इन योर माइंड। देन योर इंट्रोडक्शन। बहुत सारे रिसर्चर्स ये गलती करते हैं कि इंटरव्यू प्रोटोकॉल में अपना इंट्रोडक्शन नहीं देते, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ,
पर्पस एंड ड्यूरेशन ऑफ दिस इंटरव्यू क्या होगी, फिर कंसेंट सीकिंग, एंड जैसे मैंने आपको कहा कि यू टेल द रिस्पोंडेंट दैट दे हैव द राइट टू रिफ्यूज एनी क्वेश्चन, एंड देन गाइडलाइंस जो कि सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट पे लिखी होंगी लेकिन यू रीड इट आउट, देन लिस्ट ऑफ मेन क्वेश्चंस एंड सब्सिडरी क्वेश्चंस आपके डॉक्यूमेंट पे लिखे हुए होंगे, एंड सीक परमिशन एंड मोड ऑफ सेकंड कांटेक्ट। आपको जब परमिशन लेनी है तो जब आपने इंटरव्यू शुरू करना है तो आपने इसकी बाकायदा परमिशन लेनी है। मैं अभी दूसरे डॉक्यूमेंट पे जाती हूँ, आपको समझ आएगा सीक्वेंस क्या चल रहा है। और फिर एंड ऑफ द प्रोटोकॉल आपने सारे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस के बाद सीक परमिशन फॉर मोड ऑफ सेकंड कॉन्ट्रैक्ट। वो इसलिए कि ये सवालात हो गए और जब आपने इसका एनालिसिस करना है ना तो कोई ना कोई सवाल उठने हैं, तो इसलिए एंड ऑफ इंटरव्यू आपने सारे सवालात करने के बाद उससे परमिशन लेनी है कि क्या मैं आपसे दोबारा कांटेक्ट कर सकता हूँ। सिमिलरली जो उसकी कॉपी होगी, जो रिस्पोंडेंट की कॉपी है, उस पर आपका इंट्रोडक्शन ब्रीफ, वही इंट्रोडक्शन जो आपके डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ था, पर्पस एंड ड्यूरेशन ऑफ द इंटरव्यू, और फिर कंसेंट। और कंसेंट में 3 हिस्से कीजिए कंसेंट के। क्या वो एग्री कर रहा है टू पार्टिसिपेट इन दिस स्टडी, और क्या वो एग्री कर रहा है टू हैव ऑडियो रिकॉर्डिंग, और क्या वो एग्री कर रहा है टू टेक एनी पिक्चर्स और वीडियोस। इसके 3 टिक बॉक्सेस बाकायदा अलग-अलग स्टेटमेंट्स के साथ बनाइए, और अगर वो 1 को क्रॉस कर देता है और 2 को टिक कर देता है या 2 को क्रॉस कर देता है तो आप उसको नहीं कह सकते कि यू हैव टू अलाउ मी फॉर रिकॉर्डिंग। आपके पास अपने पेन्स एंड पेपर्स होने चाहिए, हमेशा रेडी होने चाहिए कि हो सकता है कोई रिस्पोंडेंट कहे कि नहीं मैं रिकॉर्डिंग की इजाज़त नहीं देता। पिक्चर्स और वीडियोस सर्टन केसेस में चाहिए होती हैं, हर केस में नहीं चाहिए होती, लेकिन अगर आगे जाके भी हम एक और चीज़ देखेंगे, अगर आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी सिर्फ एक तस्वीर भी उसके साथ लेनी है तो आपने वहाँ पे उससे कंसेंट लिया हो। इसको पिक्चर रिलीज फॉर्म भी कहते हैं। ये डॉक्यूमेंट सेपरेट पेज है, जो जिस पे पर्पस था, कंसेंट था और ये था, ये सेपरेट पेज है। ये आप उससे साइन करवाएंगे और ले लेंगे, और उसके लिए आपने एक सेपरेट पेज पे लिस्ट ऑफ मेन क्वेश्चंस और उसके नीचे एक रिक्वेस्ट फॉर सेकंड कांटेक्ट लिखी हुई होगी, वो उसके पास रहेगा और वो अपने पास रख भी सकता है। मतलब वो हम बनाते ही उसके लिए हैं कि ये आप अपने पास रख लें, आपको पता हो कि मैंने आपसे क्या सवालात किए थे। अब ये 2 डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपका डॉक्यूमेंट आप देखें उस पर बहुत सारी और डिटेल्स हैं, और मैं हमेशा ये प्रेफर करती हूँ कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है उसमें मैंने एक साइड पे एक कॉलम बना रखा हो अपने नोट्स के लिए भी, क्योंकि मैं बार बार कागज़ नहीं बदलती रह सकती और मैं भूल भी जाऊँगी। तो आई नीड टू प्रिपेयर 2 डॉक्यूमेंट्स जस्ट बिफोर द इंटरव्यू। आपकी प्रिपरेशन ये है कि गो थ्रू द एक्सरसाइज ऑफ इंटरव्यू विद समवन हु डजंट नो अबाउट योर स्टडी। अगर आप किसी ऐसे शख्स के साथ एक मॉक इंटरव्यू कर रहे हैं जो ऑलरेडी आपकी स्टडी के बारे में जानता है तो उसका इतना फ़ायदा नहीं होने वाला। किसी ऐसे शख्स के साथ मॉक इंटरव्यू कीजिए जो नहीं जानता, जो आपसे लफ्ज़ों के मीनिंग पूछेगा, जो आपको बार बार बताएगा कि ये बात समझ में नहीं आ रही, तुम्हारा सवाल समझ में नहीं आ रहा, तो फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा मेरे रिस्पोंडेंट को किस हद तक मेरी बात समझ आएगी। जिस रिस्पोंडेंट से आपने मिलना है हमेशा उससे पहले अपॉइंटमेंट लेनी है। कभी भी नहीं करना कि जाके दरवाज़ा नॉक किया और मैडम हमें आपका इंटरव्यू करना है। ये मेरे साथ यूनिवर्सिटी में रोज़ाना होता है, रोज़ाना होता है। पीपल कम नॉक एट माई डोर एंड दे से मैडम आपका इंटरव्यू करना है, हम ये स्टडी करें। ये प्रोटोकॉल नहीं है। प्रोटोकॉल ये है कि आपको जिसका इंटरव्यू करना है उससे राबता कीजिए, उससे बात कीजिए कि मैं आना चाहता हूँ। चेक योर रिकॉर्डिंग डिवाइसेस, और चेक योर रिकॉर्डिंग डिवाइसेस में सिर्फ उसकी बैटरी चेक नहीं करनी होती, डिस्टेंस चेक करना होता है कि मुझसे कितनी दूरी पे हो या रिस्पोंडेंट से कितनी दूरी पे हो, इन चीज़ों को चेक कीजिए। कीप एक्स्ट्रा कॉपीज ऑफ कंसेंट लेटर एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस। हमने बहुत सारे लोगों को ये देखा है कि हमारे ऑफिस में आने के बाद उनका कंसेंट लेटर नहीं मिल रहा होता,
क्योंकि उन्होंने एक ही फाइल में सारी चीज़ें रख ली थी। मेक सेपरेट एनवलप्स और कम से कम 2 कॉपी हर चीज़ की उस एनवलप में रखिए। कीप अ नोट पैड, पेपर्स, पेन्स। बहुत मुमकिन है कि कोई शख्स आपको कह दे कि नहीं मैं रिकॉर्डिंग नहीं चाहता। एक और गलती जो बच्चे कर रहे हैं आजकल, और बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि जी हम अपने मोबाइल फ़ोन पे ही रिकॉर्डिंग कर लेंगे, फिर मोबाइल फ़ोन को साइलेंट नहीं किया या किसी और मोड पे नहीं किया। आपने अपने इंटरव्यू के आगे मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है और वो बज रहा है बीच में। तो ये एक छोटी सी डिवाइस मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये जो डिवाइस है ये सस्ती तरीन डिवाइस है टू सीक इंटरव्यूज़, और इसमें एक SD कार्ड डलता है जो आराम से इसमें से निकल के आपके लैपटॉप में डल जाता है। तो मेक एन एफर्ट, जैसे आप अपने लिए कपड़े ख़रीदते हैं, जैसे आप अपने लिए जूते ख़रीदते हैं, व्हेन यू आर अ रिसर्चर, तो आपको इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए और ये चीज़ें लेनी चाहिए। और इसमें ये जो 2 माइक्स लगे हुए हैं, ये बड़ी अच्छी आपकी भी आवाज़ रिकॉर्ड कर लेता है और आपके रिस्पोंडेंट की भी। अगर आप देखें तो ये 2 डायरेक्शन के माइक्स लगे हुए हैं। तो ये बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, ऑनलाइन आजकल आपको मिल जाती हैं और बड़ी सस्ती मिल जाती हैं। ऐसी चीज़ों पे थोड़े एफर्ट करनी है। बिगिनिंग ऑफ योर इंटरव्यू, डू नॉट रिकॉर्ड एनीथिंग until the consent is being signed. उतनी देर तक, ये जो पिछली स्लाइड पे हमने बातें की थी, आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, आप पर्पस ऑफ द स्टडी बता रहे हैं, आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके आगे कंसेंट फॉर्म रख रहे हैं साइन करने के लिए, यहाँ तक कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। रिकॉर्ड योर वॉइस वाइल रीडिंग द गाइडलाइंस। आप अपने आगे रिकॉर्डर रख के गाइडलाइंस पढ़ेंगे। उसके फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपके पास एविडेंस रहेगी कि मैंने पहले गाइडलाइंस पढ़ के सुनाई थी, दूसरा आप अपनी रिकॉर्डिंग चेक कर लेंगे। वंस यू आर डन विद योर गाइडलाइंस तो आप अपनी रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। टेल द पार्टिसिपेंट आई एम नाउ बिगिनिंग टू रिकॉर्ड योर वॉइस, और फिर आप दोबारा रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं। सो व्हेन यू स्टार्ट रिकॉर्डिंग, तो उससे पहले आपने अनाउंस किया है कि अब मैं आपकी वॉइस रिकॉर्ड करने लगा हूँ, ठीक है। और एक जुमला जो हम अक्सर इंटरव्यूअर्स को कहते हैं कि आपने कहना है कि इस रिकॉर्डिंग के दौरान मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपका नाम ना लूँ, लेकिन अगर कहीं आपका नाम आ भी गया तो वो ट्रांसक्रिप्ट में नहीं आएगा। एंड वंस यू स्टार्ट रिकॉर्डिंग, यू एक्चुअली ट्राई नॉट टू एड्रेस द पर्सन विद द नेम, क्योंकि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग हो सकता है कि किसी वक्त आपको कमेटी मेंबर्स को या किसी को एज एन एविडेंस पेश करनी पड़े, तो कोशिश करें कि आप नाम ना लें उस गुफ्तगू के दौरान। देन यू स्टार्ट रिकॉर्डिंग। रैपो क्वेश्चन ज़रूर रखिए अपने प्रोटोकॉल में 1-2, फिर आप अपने मेन क्वेश्चंस रखिए। मेन क्वेश्चंस मस्ट बी आस्क्ड। आपकी रिसर्च इनकम्प्लीट है इफ़ यू डू नॉट आस्क मेन क्वेश्चंस। आप उसमें से स्किप करने शुरू कर देते हैं। क्यों? वो इसने पिछले सवाल के जवाब में दे दिया था। नहीं, आपने उसको कहना है, आपने बोलना है कि ऑल्दो यू हैव एड्रेस्ड दिस इन योर प्रीवियस आंसर, डू यू वॉन्ट टू से समथिंग मोर अबाउट दिस। क्योंकि उस वक्त वो पिछले सवाल को जवाब दे रहा था, उसने टच अपॉन किया जो आपका अगला सवाल था, लेकिन जब आप वो सवाल पुट अप करते हैं तो हो सकता है कि वो इसको किसी और डायमेंशन से मज़ीद एलैबोरेट करते हैं। तो जो आपके मेन क्वेश्चंस हैं ना, उनको तो आपने टिक कर करके एक एक पूछना है। सब्सिडरी क्वेश्चंस स्किप किए जाते हैं और मोस्टली स्किप ही होते हैं क्योंकि वो अपने सवाल के जवाब में उनको एड्रेस कर चुका होता है, तो वो सारे नरेट नहीं किए जाते। उनमें से सिर्फ वो नरेट किया जाता है जिसके ऊपर रिस्पोंडेंट ने कोई बात नहीं की। जो सेंसिटिव क्वेश्चंस हैं किसी भी स्टेज पे, उससे पहले आपने वो जुमला ज़रूर बोलना है कि नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू अ सेंसिटिव या कॉन्फिडेंशियल या प्राइवेट क्वेश्चन। यू कैन रिफ्यूज टू आंसर एंड टेक योर टाइम टू रिस्पॉन्ड। ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप उसका सिर्फ एक कंफर्ट लेवल बना रहे हैं, तो फिर वो आपको जवाब देगा। और अगर आपका सवाल सुनने के बाद वो कहे कि नहीं मैं इस पे बात नहीं करना चाहता, लीव इट देयर। आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए
और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए, और अगर वो खुद उस चीज़ को कहीं टच अपॉन करता है तो फिर आप कोई सब्सिडरी क्वेश्चन उसके मुताबिक कर सकते हैं, लेकिन किसी को फोर्स करके इंटेंस सिचुएशन अपने लिए भी क्रिएट नहीं करनी। कीप अ ट्रैक ऑफ टाइम एंड सब्सिडरी क्वेश्चंस। इसका सिर्फ आपने ट्रैक रखना है, ये उसको बोल बोल के नहीं बताना कि अच्छा हमारे पास वक्त कम रह गया आप जल्दी कर लें, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन यू कीप अ ट्रैक ऑफ योर टाइम, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने जितनी देर की अपॉइंटमेंट ली है उतनी देर में आपका काम ख़त्म हो जाए। वंस यू स्टॉप रिकॉर्डिंग, कीप टॉकिंग। यू स्टॉप रिकॉर्डिंग बट यू कीप टॉकिंग। मैं आखिर में जो आपको 2 रेफरेंसेस दूंगी, ये उन्हीं ऑथर्स में से एक की किताब में मैंने पढ़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि रिस्पोंडेंट्स हैव टू से समथिंग मोर वंस यू हैव स्टॉप्ड रिकॉर्डिंग। कीप टेकिंग नोट्स, डू नॉट फॉरगेट टू नोट इट फॉर योरसेल्फ। वो क्योंकि बातचीत जारी है, रिकॉर्डिंग ख़त्म हो गई है, वो कहता है वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये भी होता है और यूं भी होता है और यूं भी होता है। अब आपने इस बात को उसके अलग नोट्स में अपने पास लिख लेना है कि अच्छा ये भी होता है। जब आप रिपोर्ट कर रहे होंगे तो आप बिल्कुल बगैर किसी आइडेंटिफायर के अपनी रिपोर्ट में लिख सकते हैं कि ऑफ द रिकॉर्ड रिस्पोंडेंट्स ऑल्सो मैंशनड दिस। रिस्पोंडेंट्स कहा है मैंने, तो ये राइटिंग के प्रोटोकॉल्स हैं कि किसी को ये ना लगे कि अच्छा इनमें से किसने कहा होगा, तो आप प्लूरल पे चले जाते हैं, उसमें जेंडर भी स्पेसिफिक नहीं हो पाती। लेकिन वो नोट्स आपके बड़े काम आते हैं बाद में, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड वो कोई ना कोई ऐसी डिटेल आपको दे देते हैं विच इज़ वेरी मीनिंगफुल। तो यू स्टॉप रिकॉर्डिंग बट यू कीप टेकिंग योर नोट्स। देन एंडिंग, शो ग्रैटिट्यूड एंड बी थैंकफुल। बहुत सारे लोगों को ये नहीं याद रहता कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि इस शख्स ने मुझे वक्त दिया है, मुझे जवाब दिए हैं। आस्क देम कि क्या मैं आपके साथ तस्वीर ले सकता हूँ, आपने पहले भी पूछा है, डॉक्यूमेंट में साइन करवाया है। आस्क देम, टेक 1 पिक्चर विद देम इफ़ दे एग्री, और एक आपने तस्वीर ज़रूर लिया करनी है उस साइट पे अपनी, कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। ये सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि वो प्रोजेक्ट बेस्ड रिसर्च हो, वो एकेडमिक रिसर्च हो, आपको कभी भी ये एविडेंशियली डॉक्यूमेंट काम आते हैं कि आई एक्चुअली वेंट देयर एंड आई कंडक्टेड द रिसर्च। एंडिंग, सीक परमिशन फॉर द सेकंड कॉन्टैक्ट, कि अगर इसकी ट्रांसक्रिप्शन के बाद और इंटरप्रिटेशन के दौरान मुझे आपसे दोबारा बात करनी हो तो क्या मैं मिल सकता हूँ, या मैं आपको फ़ोन पे कांटेक्ट करूँ, या मैं आपको ईमेल करूँ। और वैसे भी क्योंकि आपने अपने एनालिसिस का मेंबर चेक करवाना है, तो आपने उनसे कोई ना कोई एक मोड ऑफ कांटेक्ट लेके उठना है कि जी मैं आपको कैसे भेजूँगा अपना राइटअप, तो आप मुझे पढ़ के वेरीफाई कर देंगे कि हाँ मैंने आपकी बातों को ठीक रिकॉर्ड किया है, ठीक नोट किया। तो डू नॉट फॉरगेट टू टेक डिटेल्स फॉर सेकेंड कॉन्टैक्ट। डबल चेक आपने क्या करना होता है, जब आपने शुरू में अपनी रिकॉर्डिंग की गाइडलाइंस बोलते हुए तब भी आपने चेकिंग करनी है, और उठने से पहले आपने चेक करना है। योर डॉक्यूमेंट्स, स्पेसिफिकली द कंसेंट लेटर, शुड बी विद यू, नॉट विद द रिस्पोंडेंट। तो वो साइन हुआ हुआ लेटर आपके पास होना चाहिए। एक चीज़ जो कि हमें प्रोटोकॉल्स में सिखाई गई थी, पिक अप ऑल योर थिंग्स, डू नॉट री एंटर द रूम। आप एक दफ़ा जब उस शख्स से उठ जाते हैं, आप उसके किसी कमरे में थे या किसी रेस्टोरेंट में उसके साथ बैठे हुए थे या किसी पार्क में बैठे, वापस नहीं आना, क्योंकि उसके बाद वो रिलैक्स हो रहा है या उसके बाद वो किसी से इनफॉर्मली बात कर रहा है या वो कोई और काम कर रहा है। डू नॉट री एंटर द रूम। उठने से पहले अपनी तमाम चीज़ें इकट्ठी करके उठिए। इसको मैंने नाम दे रखा है फर्स्ट थिंग फर्स्ट। क्यों मैंने ये नाम दे रखा है, क्योंकि जब मैं अपनी पिछली कोई 4 या 5 स्टडीज़ का एक्सपीरियंस देखती हूँ, राइट डाउन एवरीथिंग द सेम डे। आपको पता है ये कितना बड़ा काम है
एक 35 मिनट का इंटरव्यू ट्रांसक्राइब करने में मुझे कम से कम 3 घंटे लगते हैं, बिकॉज यू लिसन टू देम, यू राइट इट, यू लिसन टू देम, यू राइट इट। आहिस्ता 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 आपकी पेस बढ़ती है, आप लिसनिंग के साथ थोड़ी थोड़ी टाइपिंग और वो सीख जाते हैं। देर आर सम सॉफ्टवेयर्स, उसमें एक है, जहाँ तक मुझे याद है उसका नाम था इंस्क्राइब, वो डाउनलोड कर लें। उसमें उसी विंडो में एक तरफ ऑडियो प्ले हो जाती है और दूसरी विंडो, उसी विंडो में दूसरी तरफ नोटपैड खुला हुआ है जिसमें आप टाइपिंग कर लेते हो। बट एनीवे, ट्रांसक्राइब एवरीथिंग द सेम डे। ये मैं क्यों कह रही हूँ? आज मैंने 1 या 2 इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए हैं, कल या परसों मैंने 2 और कर लेने हैं, और फिर जब मैं ट्रांसक्राइब करने बैठूंगी इट विल बी अ हेल ऑफ अ जॉब टू ट्रांसक्राइब एवरीथिंग। तो मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि जिस दिन इंटरव्यू हुआ है, 1 हुआ है, 2 हुए, 3 हुए, मैं रात नहीं सोती हूँ बिफोर ट्रांसक्राइबिंग दैम। ट्रांसक्राइब का मतलब हमारे तय ये लिया जाता है वर्ड टू वर्ड ट्रांसक्रिप्शन। व्हेन यू आस्क द क्वेश्चन, हाउ डिड यू आस्क द क्वेश्चन, तो रिसर्चर ने सवाल क्या पूछा, मैं इस वक्त मेरे पास वो लैपटॉप नहीं है, वरना मैं आपको ऑन स्क्रीन दिखाती कि मेरी ट्रांसक्रिप्शंस कैसी हैं। मैंने सवाल क्या पूछा है वो भी मैं ऑडियो में सुन के लिखती हूँ, और रिस्पोंडेंट ने जवाब क्या दिया है, पॉज कहाँ लिया है, कहा है, रुका है, तो मैं पैराग्राफ चेंज करती हूँ, ब्रैकेट नोट करती हूँ, करते 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 मैं पूरी ट्रांसक्रिप्शन करती हूँ। एंड पुट टुगेदर योर नोट्स एंड रिफ्लेक्शंस राइट आफ्टर दैट। इसका डॉक्यूमेंट मैं अलग बनाती हूँ, जो मेरे रिफ्लेक्शंस हैं और मेरी रिपोर्ट है, मेरे नोट्स हैं। तो एक ट्रांसक्रिप्शन है जो कि उस इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्शन है, व्हाट डिड आई से, व्हाट डिड द रिस्पोंडेंट से, व्हाट डिड आई से, व्हाट डिड द रिस्पोंडेंट से, और एक मेरे अपने नोट्स हैं और रिफ्लेक्शंस हैं जो मैं एक अलग डॉक्यूमेंट बाकायदा साथ साथ प्रिपेयर कर रही होती हूँ। तो ये डॉक्यूमेंट डेली बेसिस पे डेवलप होता रहेगा तो आपकी ज़िंदगी आसान रहेगी, वरना आखिर में इतना ज़्यादा काम हो जाएगा विच इज़ ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। तो जिस दिन इंटरव्यू करना है उसी दिन ट्रांसक्राइब करना है। इसमें मेरे दोस्त भी नाराज़ हुए हैं, इसमें मेरी फैमिली भी नाराज़ हुई है, इसमें लोगों ने मुझसे बाकायदा गुस्सा किया है कि हम शाम को तुम्हें मिलना चाहते थे, तुम नहीं मिल रही थी। तो मैं उनसे कहती हूँ कि सॉरी, जिस दिन मैं इंटरव्यू करती हूँ शाम को मैं किसी को नहीं मिलती। एक तो मेरा दिमाग रिफ्लेक्शंस कर रहा होता है, इसलिए मैं किसी को नहीं मिलती। मुझे जब वो ट्रांसक्रिप्शन भी मैं कर रही होती हूँ तो वो रिफ्लेक्शंस वापस आते हैं, तो मुझे वो माइंड प्रोसेस उसी दिन करना है। अगले शख्स की गुफ्तगू सुनने के बाद मेरा दिमाग भी कुछ और रिस्पॉन्ड कर रहा होगा, तो मैंने अगले इंटरव्यू से पहले इंटरव्यू को ट्रांसक्राइब कर देना है। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट विजिट, नेक्स्ट पीपल, बिफोर दैट आई वांट टू ट्रांसक्राइब। कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं कि एक दिन ही 3 लोगों ने मुझे टाइम दे दिया है, उन तीनों पे तो नोट्स इकट्ठे ही होने हैं। जाहिर है मैंने एक ही दिन में सब कुछ किया है, 2 इंटरव्यूज़ के दरमियान तो मुझे टाइम नहीं मिला ट्रांसक्राइब करने का। दैट्स अ लिमिटेशन एंड दैट्स ऑल राइट। लेकिन मैं अपने अगले विजिट से पहले ये वाला काम ख़त्म करती हूँ, और इसको मैं फर्स्ट थिंग फर्स्ट कहती हूँ। एंड वंस यू आर डन विद योर ट्रांसक्रिप्शंस, तो फिर इसके ऊपर इंशाल्लाह हम बड़ा डिटेल्ड एक पूरा सेशन करेंगे। अभी तक इंटरव्यूज़ के एनालिसिस के लिए मेरी समझ में 3 तरीके आए हैं। एक है थीमेटिक एनालिसिस, जिसमें हम बिल्कुल ओपन कोडिंग करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन सामने रखते हैं, लाइन बाय लाइन कोडिंग करते जाते हैं, और मैंने अपनी PhD में ये वाली कोडिंग की थी। उसके बाद मैंने एक रिसर्च जो USAID के लिए की थी, उसमें क्योंकि हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे थे तो हमारी कैटेगरीज पहले से तय हो जाती हैं, फिर हमने कंटेंट उठा के उन कैटेगरीज में डालना होता है। सो दिस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनालिसिस। और एक है डिस्कोर्स एनालिसिस, जो बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस में किया जाता है, सोशियोलॉजी में भी किया जाता है। जो पहली दोनों हैं वो सिर्फ व्हाट वाज सेड पे फोकस कर रही हैं। जो डिस्कोर्स एनालिसिस है वो उसके बिटवीन द लाइन मीनिंग भी निकालता है, व्हाई इट वाज सेड। तो ये एक ज़्यादा क्रिटिकल काइंड ऑफ एनालिसिस है। तो मैं आपको 2
रेफरेंसेस दे रही हूँ, इनको ज़रूर पढ़िए। जॉनी सल्टाना का क्वालिटेटिव रिसर्च और इंटरव्यूज़ के ऊपर आर्टिकल्स भी हैं, बुक के चैप्टर्स भी हैं, पूरी पूरी बुक्स भी हैं, वो पढ़ लीजिए। और स्ट्रॉस एंड कॉर्बिन ने ग्राउंडेड थ्योरी में बहुत काम किया है कि फिनोमिनोलॉजिकल स्टडीज़ होने के बाद पैटर्न एनालिसिस कैसे होगा, उसमें से थ्योरी कैसे निकलेगी। तो इन दोनों को मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि इनकी किताबें पढ़िए। 2000 ऑनवर्ड जो इनकी बुक्स हैं, यानी 21st सेंचुरी की जो इनके टेक्स्ट हैं, दोज आर वेरी